Hello, good morning students. I am Rajesh Joshia. So today we are going to start our new chapter, class 9, chapter number 11, work, power and energy. And this chapter is very important for your competitive exam like NTSC and CBSE and the Olympiad. Okay, so इसमें से बहुत सारे कंसेप्ट आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं और या हम बात करें बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं. So due to this chapter is very important. Okay, so in this chapter we will study about what is the work, okay, what is the power and what is the energy. So इन तीनों कंसेप्ट को हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. So firstly introduction of this chapter. So देखो वर्क क्या होता है, what is the work, what is the power and what is the energy. So let us consider. देखो अब वी टॉक अबाउट द वर्क. तो वर्क क्या होता है, ठीक है. तो वर्क क्या होता है, जो भी देखो फिजिक्स में जो जैसे कि आप डेली डे में डेली लाइफ में बहुत सारे वर्क करते हो, लाइक जैसे कि खाना खाते हो, रीडिंग करते हो, स्टडी करते हो, ठीक है. और भी जैसे कि लोड को कैरी करके वन प्लेस अनदर प्लेस को पर रखते हो, ठीक है. तो ये सारे वर्क जैसे अखबार रीड करते हो, न्यूज़पेपर, और भी बहुत सारे वर्क, ठीक है. राइटिंग करते हो, खाना बनाते हो. तो ये सारे वर्क आपकी डेली लाइफ में वर्क है, बट ये फिजिक्स में इनको वर्क नहीं कंसिडर किया जाता. क्यों? क्योंकि फिजिक्स में उसी को वर्क कंसिडर किया जाता है यदि हमने, देखो किसको वर्क कंसिडर किया जाता है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, लेट अस कंसिडर एक कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, और इस पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया, ठीक है. फोर्स क्या होता है, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट, ठीक है. तो एक फोर्स अप्लाई किया, एक एक्सटर्नल फोर्स, और इसमें क्या हुआ, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ. ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, इस कंडीशन, मतलब ए से बी पोजीशन पे आ गया. तो दैट मींस इसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, एस बराबर डिस्प्लेसमेंट. तो देखो फिजिक्स में किसको वर्क माना जाएगा, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स अप्लाई किया और उसी डायरेक्शन में उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो जो इनका प्रोडक्ट होगा तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही क्या होता है, वर्क. अब आप बोलोगे कि सर फिर जो हम रीडिंग करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, व्हाट इज दिस. तो ये भी वही वर्क है, बट ये फिजिकल वर्क नहीं है. फिजिक्स लैंग्वेज में इसको वर्क नहीं बोलेंगे. ये कौन सा वर्क है, मेंटली वर्क है, ठीक है. फिजिक्स में ओनली उसी को वर्क कहा जाएगा if you applied a force on an object and it is moved in this direction, yeah, it is displaced in this direction, this is known as work. तो work क्या होगा, it is a product of force and displacement, ठीक है. तो ये वर्क होता है जो आप डेली लाइफ में बहुत सारे जो डेली रूटीन्स के जो वर्क करते हो, वो फिजिक्स में वर्क नहीं होते. वर्क वही होगा कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाइड किया एंड देन उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है. उसी को हम वर्क बोलेंगे. क्लियर? चलो ये हो गया आपका वर्क, ठीक है. अभी इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. पहले मैं तीनों के बारे में आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ. तो वर्क के बारे में आई थिंक ये इट इज सफिशिएंट फॉर द इंट्रोडक्शन, ठीक है. हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. देन आई विल कम टू एनर्जी. व्हाट इज द एनर्जी? तो देखो एनर्जी is the capacity to do the work is known as energy. That means जो वर्क करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसी को हम एनर्जी बोलते हैं. तो देखो किसी भी पर्सन में जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है वो उतना ही वर्क करेगा. लेट अस कंसीडर दो पर्सन है, एक ने फुली मतलब डेली फूड हेल्दी फूड ले रहा है और मतलब डेली फूड ले रहा है, तो दैट मीन्स फूड ले रहा है तो एनर्जी, अरे हमें एनर्जी किससे मिलती है, फूड से मिलती है. पर्सन की बात कर रहा हूँ, ठीक है. और एक पर्सन है जिसने कि लेट अस कंसीडर 10 to 12 डेज से कुछ नहीं खाया, ओनली पानी पिया है, वाटर पिया है, ठीक है, कुछ नहीं खाया. आप कोई भी वर्क उससे करवाओगे दोनों से, तो कौन अच्छा वर्क करेगा, जो डेली फूड ले रहा है, डेली हेल्थी फूड ले रहा है, ठीक है. क्यों? क्योंकि उसको सफिशिएंट एनर्जी मिल रही, तो वो वर्क को अच्छा करेगा और ज़्यादा करेगा कंपेयर टू द जिस पर्सन ने 10-12 दिन तक फूड नहीं लिया है. तो देखो जितनी ज़्यादा एनर्जी दैट मीन्स उतना ज़्यादा वर्क. तो इसी वजह
टू डू द वर्क इज नोन एज एनर्जी। ठीक है, वर्क करने की जो कैपेबिलिटी होगी उसी को एनर्जी बोला गया। अब एनर्जी डिफरेंट टाइप्स की होती है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे जब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं पावर। पावर इज इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, तो बहुत काम आएंगे आपके क्लास 10 में। तो देखो पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कोई भी पर्सन वर्क को किस रेट से कर रहा है। दैट मीन्स पावर को पी से डिनोट किया जाता है, डब्ल्यू अपॉन पी, रेट ऑफ डूइंग वर्क। मैंने आपको बताया था प्रीवियस चैप्टर में बताया था, जिसमें भी टाइम नीचे आ जाए उसको बोलते हैं रेट। तो क्या हो रहा है, वर्क अपॉन टाइम, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर। तो मतलब कोई भी पर्सन किस रेट से वर्क कर रहा है। अब देखो इसको बिल्कुल इजी वर्ड में आपको समझाता हूँ। लेट अस कंसीडर टू पर्सन, दो पर्सन है, राम एंड श्याम। आर का मतलब राम, एस का मतलब श्याम। टू पर्सन, इनको मैंने सेम बॉक्स, ठीक है, सेम बॉक्स मैंने बोला कि आप इसको यहां से और यहां पे बी पोजीशन में रखें। ठीक है, दोनों को मैंने बोला कि मतलब सेम पोजीशन पे बॉक्स रखे और सेम पोजीशन पर ही इनको एक ही पोजीशन पे इनको इन बॉक्स को वहां पे रखा। तो इन्होंने बॉक्स उठाए और वहां पर रख दिया। मैंने जैसा बोला वैसा इन्होंने किया, समझ रहे हो आप। ठीक है, तो अब दोनों ने मेरे से पूछा कि सर हम दोनों में से अच्छा वर्क किसने किया। तो मैं क्या बोलूँगा, अब मैं कैसे बताऊंगा। तो देखो फिर मैं क्या देखूंगा कि यार किसने कम टाइम में वर्क किया। तो जैसे कि राम ने तो ये वर्क, जो सेम वर्क मान लो डब्ल्यू वर्क, इसने कितने टाइम में किया, 5 सेकेंड। और श्याम ने ये वर्क कितना किया, 7 सेकेंड। ये सेम वर्क, तो किसने अच्छा वर्क किया, राम ने किया। राम ने वही वर्क 5 सेकेंड में कर दिया। तो जो मतलब वर्क की जो किसी भी वर्क की जो रेटिंग दी जाती है वो किसके थ्रू दी जाती है, पावर। अरे जैसे आपका फ्रीज वगैरह आता है या आपका कोई भी एसी, कोई भी जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आता है, तो उसकी रेटिंग देते हैं ना अपन। जैसे कोई भी ऐप होता है कि 5 स्टार 3 स्टार, तो कोई भी वर्क की जो रेटिंग दी जाती है वो किसके थ्रू दी जाती है, पावर के थ्रू। तो यहाँ पे सब अच्छी रेटिंग किसकी है, वर्क की, किसकी है, राम की, बिकॉज इट टेक लेस टाइम। सेम वर्क को करने में इसने लेस टाइम लिया। ठीक है, तो ये था हमारा वर्क, पावर एंड एनर्जी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे वर्क को थोड़ा डिटेल में। ठीक है, चलो कम टू द टॉपिक। तो आई थिंक ये तीनों चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। चलो अब देखो वर्क, आई थिंक आपको समझ में तो आ ही गया होगा। देखो वर्क उसी को हम वर्क बोलेंगे यदि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट पर एफ, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, मान लो, ठीक है, इसकी पोजीशन ए है, इसमें मैंने फोर्स एफ अप्लाई किया और उसी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट बी पोजीशन पे है, पोजीशन ए, पोजीशन बी। तो इसमें क्या हुआ, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ एस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो जो भी मेंटली वर्क होता है, जो आप रीडिंग करते हो, टीवी देखते हो और खेलते हो, ये सब फिजिकल वर्क में नहीं आता। फिजिकल वर्क में वही वर्क होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट पर आपने एक फोर्स अप्लाई किया और उसी जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ हो, तो उसको वर्क बोला जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वजह से मैं ये चीजें नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे वर्क। तो यदि ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस वर्क, तो W। वर्क को हम डिनोट करते हैं W से, किससे, W। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय द W। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब W इक्वल टू वर्क, है ना, वर्क
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका वर्क होता है। तो यदि मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव वी कॉल इट फोर्स। ये कॉल है ना, वी कॉल इट फोर्स हैज डन वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट। वही बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे यदि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसमें मूवमेंट हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो तो जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है यदि उसी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि आपकी वर्क डन हो रहा है। ठीक है, ये वर्क हो रहा है। या फिर से और अदर डेफिनेशन की बात करें तो वर्क डन इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। किस डायरेक्शन में? फोर्स की डायरेक्शन। किस डायरेक्शन होना चाहिए? फोर्स की डायरेक्शन में, तभी वर्क होगा उस फोर्स के थ्रू। ठीक है, मतलब जैसे कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। इस डायरेक्शन में होगा तो इस फोर्स की वजह से वो वर्क डन नहीं हो रहा, फिर मतलब इसका मतलब कोई दूसरा फोर्स लग रहा है जो कि वो वर्क डन कर रहा है। फोर्स इसकी वजह से, वर्क इसकी वजह से भी डन होगा, बट ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाला फोर्स इसने थोड़ी अप्लाई किया। इस फोर्स की डायरेक्शन तो ये थी, तो डिस्प्लेसमेंट किधर होना चाहिए? इस डायरेक्शन में, तब जाके इस फोर्स के थ्रू वर्क होगा। यदि इधर कोई मान लो हमने तो डायरेक्शन ये रखी फोर्स की और मूवमेंट इधर हो गया, मतलब इधर से कोई ना कोई फोर्स अप्लाइड हो रहा है इस पे, तो वर्क कौन से फोर्स के थ्रू अप्लाइड हुआ? रिजल्टेंट इस जो इधर से जो ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे आगे। तो ये ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसको अंडरलाइन करना, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, और यदि एक और डेफिनेशन लो तो क्या हो जाएगा? वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इफ द फोर्स अप्लाइड कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी। तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं उसकी बेस में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसको ही हम क्या बोलेंगे? वर्क डन। तो आई थिंक तीनों में से आप कोई सी भी ले सकते हो, बट ये थर्ड वाली में थर्ड और सेकंड ये अच्छी है। ठीक है, अब बात आती है कि फोर्स की यूनिट क्या होगी। तो फोर्स को हम जैसे किस में मेजर करते हैं? फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में। तो न्यूटन इनटू मीटर, इसको कंबाइंड रूप से बोला जाता है जूल। तो ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? जूल। ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। और यदि मैं इसकी सीजीएस यूनिट की बात करूं तो क्या हो जाएगी? अर्ग। ठीक है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, फोर्स भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी कौन सी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो कौन सी? वो स्केलर क्वांटिटी होती है। और स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? द क्वांटिटी दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट अ डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जो ओनली क्या रखती है? मैग्नीट्यूड रखती है, डायरेक्शन नहीं रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बेटा स्केलर क्वांटिटी। इसमें ओनली मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। और जब आप देखो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आपके कहाँ पे आता है? 11th में, क्लास 11th। यही चैप्टर आपके क्लास 11th में, जो ग्रेविटेशन आपने पढ़ा वो भी क्लास 11th में, डिट्टो जो आपने मोशन पढ़ा वो भी क्लास 11th में। तो ये आपका ये 11th की फिजिक्स पढ़ रहे हो आप यहाँ पर। ठीक है, तो ये दो, तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं दो वेक्टर क्वांटिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। तो जो वर्क डन होता है इसकी कोई डायरेक्शन, ऐसा थोड़ी है इस डायरेक्शन में मैंने वर्क किया या इस डायरेक्शन में मैंने वर्क किया। वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती, फोर्स की डायरेक्शन होती है। दैट मीन्स फोर्स क्या हुआ? वेक्टर। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट मीन्स इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट अ डायरेक्शन। देखो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल, मतलब जूल को इसको जे से डिनोट किया जाता है, और सीजीएस यूनिट इसकी अर्ग होती है। अब देखो ये आपके सीबीएसई वगैरह में तो बहुत कम पूछा जाता है, बट स्टेट बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो 1
जूल इक्वल टू कितने अर्ग होते हैं, तो 10 की पावर 7 अर्ग, 10 की पावर 7 अर्ग। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 की पावर 7 अर्ग। 1 जूल इक्वल टू होता है 10 की पावर 7 अर्ग। ये चीज क्लियर होगी, ये चीज ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट है। स्टार्ट 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। अब देखो, अब क्वेश्चन विल कम ऑन विच फैक्टर द वर्क इज डिपेंड। तो देखो वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क किस किस क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, तो फोर्स पे डिपेंड करता है और डिस्प्लेसमेंट पे। देखो फोर्स कम होगा, ये डिस्प्लेसमेंट कम होगा, तो वर्क अप डाउन होगा, कम ज्यादा होगा, ये वेरी करेगा। और अब देखो, अब मैं यदि बात करूं कि देखो दोनों में से किसी की भी वैल्यू यदि कम होगी तो वर्क पे इफेक्ट होगा। तो जो वर्क डिपेंड करता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। और देखो वर्क कब जीरो होगा, जब या तो फोर्स की वैल्यू जीरो या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो या फिर दोनों जीरो, तब वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। चलो ठीक है, ये चीज भी आपकी क्लियर हो गई। तो जो जो वर्क होता है, वर्क इज डायरेक्टली proportional to the work is directly proportional to the force and displacement। तो जो वर्क होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों चीजें इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो क्या होगा, वर्क भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो देखो ये तो चीजें थी नॉर्मल चीज, नॉर्मल वर्क का, ठीक है, या नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ठीक है, जैसे कि तब अब लेटेस्ट कंसीडर, चलो उसके अब लेटेस्ट कंसीडर, मान लो जो फोर्स लग रहा है वो किसी एंगल पे लग रहा है। ये कॉपी कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके आप, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप कॉपी कर लेना। चलो अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब देखिए, अब हम नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। देखो नया कंसेप्ट क्या है हमारा, नया कंसेप्ट है बेटा, तो लेटर ये तो नॉर्मल हमने फोर्स अप्लाई किया और उसी डायरेक्शन में वर्क करना है। मान लो एक टॉय बचपन, जब हम चाइल्डहुड में, जब हम बचपन में, ठीक है, हम बहुत सारे कार्ड्स वगैरह लाते थे, तो इसको थ्रेड से बांधते थे और फिर इस तरीके से पुल करते थे। करा होगा ना सभी ने। उसी तरीके से मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने यहाँ से थ्रेड से बांधा और इस तरीके से मैं इसको पुल करता हूँ, किससे, एफ फोर्स, ठीक है। तो देखो, तो अब देखो, अब आपका ऑब्जेक्ट, आपका फोर्स किस डायरेक्शन में, एंगल पे लग रहा है, कोई भी मैं बात करूं तो ये आपका हॉरिजॉन्टल से एक एंगल थीटा पे आपका फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ठीक है। तो देखो जब भी ऐसी कंडीशन हो, मान लो जब भी ऐसी कंडीशन हो, मान लो कोई भी फोर्स एक एंगल पे, जैसे कि एक एंगल पे मान लो एक फोर्स आपका लग रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या निकालते हैं, इसके कंपोनेंट। तो कंपोनेंट कैसे निकलते हैं, जैसे मान लो कोई भी फोर्स या कोई भी फोर्स यदि आपका एक एंगल पे होता है, इसके हम कंपोनेंट फाइंड करते हैं। कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आते हैं। तो देखो इससे ये 90 डिग्री, तो ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट, तो F sin थीटा, और इसका इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, F cos थीटा। और cos थीटा किधर आएगा हमेशा, ये चीज ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन जिस तरफ एंगल होगा। तो अभी cos थीटा किधर आएगा, इधर, क्योंकि इधर एंगल है, ठीक है, तो इस वजह से इधर cos थीटा, और sin थीटा जस्ट अपोजिट। और जो दोनों कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे से 90 डिग्री होंगे, तो इसका रिजल्टेंट हो गया यार, एक तरह से रिजल्टेंट है ये, और इसके हमने क्या कर लिया, कंपोनेंट फाइंड कर लिया। कंपोनेंट इस डायरेक्शन में वर्टिकल और एक, जब आप देखो ये 11 में आती है चीजें, बट मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट है, इसको हमने क्या कर लिया, कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। तो
मतलब x एंड y कंपोनेंट। अब cos थीटा ये चीज ध्यान रखना, जिधर एंगल होगा तो एंगल किधर है, इस साइड, तो इधर cos थीटा आ जाएगा और उसके अपोजिट जस्ट 90 डिग्री पे sin थीटा। तो और हम किसके कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं, फोर्स के, तो f sin थीटा f cos थीटा। या फिर जैसे कि लेट अस कंसीडर, मान लो ये और ये इधर थीटा है, ये इधर थीटा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब इसकी कंपोनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, भाई इधर ये क्या हो जाएगा, ये f, तो ये f cos थीटा और इधर क्या हो जाएगा f sin थीटा। देखो इधर एंगल था तो इधर हमने cos लिया और इधर कोई एंगल नहीं था तो इधर sin थीटा, और देखो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, मतलब ये रिजल्टेंट है और इसके हमने कंपोनेंट निकाल दिए, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो इसको हमने वापस कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे। तो जिधर एंगल उधर cos थीटा, जिधर एंगल नहीं दैट मींस उसके परपेंडिकुलर sin थीटा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इसके थ्रू देखो, अब आप सोच रहे हो कि सर ये क्यों समझा रहे हैं, जब हमारे सिलेबस में नहीं है। तो देखो मैं कुछ चीजें आपको समझाना चाहता हूँ, देखो अभी इसको रफ नहीं कर रहा हूँ बेटा, देखो समझना। अब देखो, अब इस ऑब्जेक्ट को मैं एक एंगल पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब पुल कर रहा हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, इसको रफी कर, इस डायरेक्शन में आगे जाएगा, चलो इस डायरेक्शन में ये आगे जाएगा। तो देखो इसका डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, तो मैंने आपको देखो फोर्स वर्क वही कंसीडर किया जाएगा जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया, उसी डायरेक्शन में क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो, तो हमें वही कंसीडर करना है। तो ये ए पोजीशन से बी पोजीशन पे आएगा। अब देखो इसके कंपोनेंट निकालेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, f cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर जिधर एंगल के अपोजिट f sin थीटा, f sin थीटा आ जाएगा। ये फोर्स के हमने क्या कर लिए, कंपोनेंट फाइंड कर लिए, तो इधर f sin थीटा और इधर f cos थीटा, इसको तो रिजल्टेंट था उसको हमने क्या कर लिया, ब्रेक कर दिया दो कंपोनेंट, टू कंपोनेंट में, f sin थीटा एंड f cos थीटा। अब देखो एंगल इधर है तो f cos थीटा इधर। अब मेरे को ये बताओ कि किस फोर्स की वजह से, f sin थीटा की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या f cos थीटा की वजह से। तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर लिए और तो जब कौन से, तो देखो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो कौन से फोर्स की वजह से, कौन से कंपोनेंट की वजह से, f cos थीटा की वजह से मूव कर रहा है। तो वर्क डन क्या होगा, f बराबर, तो f sin थीटा पर क्या हो जाएगा, 0, ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो w बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा। चलो तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, वर्क इनटू, इस कंडीशन में जब आपका फोर्स किस एक एंगल पे, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, टॉपिक का नाम लिख लेना, व्हाट इज द टॉपिक, व्हाट इज द टॉपिक, फोर्स इज अप्लाइड, वर्क डन, टॉपिक का नाम लिख लेना, राइट द नेम ऑफ द टॉपिक, वर्क डन, वर्क डन इफ force applied at angle, मतलब वर्क डन का जब हमने फोर्स को एक एंगल पे अप्लाई किया, एक एंगल पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, चलो ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, F cos थीटा, फोर्स की वैल्यू क्या है, F cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट क्या है s, तो क्या मैं इसको जैसे लिख सकता हूँ f s cos थीटा। तो हमें वर्क का एक नया फॉर्मूला मिल गया, कौन सा, जब वर्क डन किस पे हो रहा है, एक एंगल पे हो रहा है, मतलब सॉरी फोर्स एक एंगल पे अप्लाइड हो रहा है, यहाँ पे फोर्स एक एंगल पे अप्लाइड हो रहा है, तो उस कंडीशन जब भी फोर्स एक एंगल पे अप्लाइड होगा तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। अगर फिर इसमें कितने केस आ जाते हैं, इसमें 3 केस आते हैं, इसमें कितने केस आ जाते हैं, 3 केस। तो मैं आपके रब कर रहा हूँ यहाँ पे, पर ये केस सारे स्टडी करेंगे।
ये केस हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट केस वन, तो केस वन क्या बोलता है अभी, व्हाट इज द केस वन? केस वन हमारा क्या बोलता है कि जब यदि देखो केस वन वर्क डन इक्वल टू एफ, देखो अब मैं आपको कुछ वैल्यू बता देता हूँ, ये अपन पढ़ेंगे या फिर आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री, ये कोस थीटा क्या है ये पूछ लो ना, ये समझ में नहीं आ रहा तो ट्रिग्नोमेट्रिक्स एंगल होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन होते हैं एंगल के बीच, तो वो चीज़ तो कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू तो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 वैल्यू है ना ये वैल्यू, और कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। ये तीन चीज आप ध्यान रखें, ठीक है, ये तीन चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ये किसके लिए जब एंगल पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हो तो उस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा उसका फर्स्ट केस, तो मान लो थीटा बराबर 0, मतलब एंगल जो फोर्स होगा वो जो फोर्स 0 एंगल पे लग रहा है, तो दैट मींस F cos 0 into S, इस कंडीशन में वर्क डन क्या हो जाएगा मैक्सिमम वर्क मिलेगा। देखो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू 1, तो F into 1 into S, तो F W बराबर क्या हो जाएगा F into F F S F dot S। तो जब देखो जब cos थीटा की वैल्यू जब एंगल की वैल्यू क्या होगी मिनिमम मतलब 0 डिग्री होगी, तब हमें मैक्सिमम वर्क मिलेगा। मतलब इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि मान लो इसका मतलब क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपने उसको जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया और उसी डायरेक्शन में क्या हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये तो मैक्सिमम वर्क होगा। इस कंडीशन में देखो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 0 डिग्री, 0 डिग्री, तो इस कंडीशन में हमें मैक्सिमम वर्क मिलेगा। क्लियर, चलो ये चीज समझ में आई। देखो फोर्स इस डायरेक्शन में, जब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, अब दोनों के बीच में एंगल 0, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, बस इस डायरेक्शन में हमें मैक्सिमम वर्क मिलता है। चलो सेकंड देखो मान लो फोर्स केस 2, केस 2 क्या होगा मतलब थीटा बराबर 90। अभी देखो ये किस कंडीशन में होता है, जैसे कि थीटा बराबर 90, तो आप देखना मान लो जैसे कि कोई कूली है, अपने रेलवे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे देखेंगे कूली क्या करते हैं, जैसे कि हेड पे अपना लगेज रख के ले जाते हैं, तो देखो फोर्स किस डायरेक्शन में ऊपर, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और वेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो इधर। देखो मान लो कोई भी पर्सन, ये कोई कूली, अभी इसने क्या किया लगेज, ठीक है, ये यहाँ पे रख रखा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो वेट इस डायरेक्शन में आ रहा है और इन दोनों डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। अरे ऐसे रख के चल रहा है और देखो लगेज का वेट भी क्या होता है, एक फोर्स नीचे की तरफ और वो चल किधर रहा है इस डायरेक्शन, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो दोनों के बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमें जो वर्क मिलेगा तो F cos W बराबर क्या है F cos 90 into S, तो ये F cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, देखो तो 0 into S तो क्या हो जाएगा 0। तो जब ये इक्वेशन मैक्सिमम पूछा जाता है कि एक कूली लगेज को लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, उसने 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया, 10 मीटर की डिस्टेंस कवर की, तो जो कूली है उसने कितना वर्क डन किया, या ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू कितना वर्क डन हुआ, तो कितना हुआ 0, उसने वर्क किया और ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में उसने कितना वर्क किया 0। या जैसे कि जो आपकी अर्थ है वो सन के अराउंड क्या करती है रिवोल्यूशन करती है, कंप्लीट साइकिल करती है, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मान लो एक कंप्लीट चक्कर किया तो क्या होगा उसमें कितना वर्क डन हुआ, वहाँ भी 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है 0 हो रहा है, वापस अपनी पोजीशन पे आ रहा है। तो इन दिस कंडीशन या फिर उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है अंदर की तरफ, अरे ये अर्थ और ये हमारा सन,
और ये अर्थ, ये अब देखो ये इस डायरेक्शन में आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू क्या हो गया 0, तो इस कंडीशन में वैल्यू क्या होगा 0। अब थर्ड केस होता है हमारा, थर्ड केस क्या होता है, थर्ड केस व्हाट इज आवर थर्ड केस, थर्ड केस होगा इफ थीटा इक्वल टू 180 मतलब 180 डिग्री का कोण, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है उसको हमने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, उसमें डायरेक्शन उसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन को, ठीक है, ये यहाँ से ए से बी तक आता है। अब देखो मान लो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये क्या है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स होगा आपका। तो अब मैं बोलूँ ये नॉर्मल फोर्स, ये नहीं बोल रहा है, ये तो एक्सटर्नल फोर्स है और ये फ्रिक्शन फोर्स, तो व्हाट इज वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा इस डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 180 का, तो F cos 180 इनटू या L, तो W बराबर, ठीक है, तो F cos की वैल्यू कितनी होती है -1 इनटू S, तो क्या हो जाएगा W बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे -F इनटू S, तो जो यहाँ पे जो वर्क डन होगा किसके थ्रू फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू, वो क्या हुआ नेगेटिव, ये दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 और cos 180 की वैल्यू होती है -1। ये चीजें आप ध्यान रखना, और भी हम करेंगे तो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे, तो ये सारी चीजें, तो आई थिंक वर्क आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और यदि फिर भी डाउट होता है तो 2 या 3 टाइम्स ये वीडियो देखना, यदि फिर भी आपको डाउट होता है तो यू कैन राइट डाउट इन योर कमेंट बॉक्स, ठीक है, तो आई विल सोल्व योर डाउट। ओके, थैंक यू।